तो सबसे पहले जी नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिनेज ससेप्टेबल एजेंट्स, वो जो हमने शुरू में क्लासिफिकेशन पढ़ी उसमें से नैरो स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम में से भी पेनिसिलिनेज ससेप्टेबल ड्रग्स कौन कौन सी है हमारे पास, यानी ऐसी ड्रग्स जो पेनिसिलिनेज से किल हो जाती हैं। पेनिसिलिनेज बीटा लैक्टोमेज ही है जो बैक्टीरिया के खास है। उनमें जी हमारे पास पेनिसिलिन जी विच इज द प्रोटोटाइप ऑफ अ सब क्लास ऑफ पेनिसिलिन दैट हैव अ लिमिटेड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी एंड दे आर ससेप्टेबल टू बीटा लैक्टोमेजेस। सिंपल सी बात है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्लिनिकल यूजेस इंक्लूड थेरेपी ऑफ इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय कॉमन स्ट्रेप्टोकोकाई एंड मेनिंजोकोकाई। ये दो इसके क्लिनिकल यूजेस हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई एंड मेनिंजोकोकाई। ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई एंड स्पाइरोचीट्स, ठीक है, ये चार है बल्कि। ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई भी है और स्पाइरोचीट्स भी है। ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी पेनिसिलिन जी की नहीं है, नैरो स्पेक्ट्रम है ना। अच्छा, मेनी स्ट्रेन्स ऑफ निमोकोकाई आर नाउ रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन। सो हमने मैकेनिज्म डिस्कस कर लिया कि क्यों रेजिस्टेंट है। सो most strains of Staph aureus and a significant number of strains of Neisseria gonorrhea are also resistant via production of beta lactamases। यानी वही पेनिसिलिन जी की नैरो स्पेक्ट्रम की बात करें कि इन इन्फेक्शंस के अगेंस्ट यूज हो सकती थी या की जाती थी पास्ट में, लेकिन अब रेजिस्टेंट हो चुके हैं इन सारे ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट। ऑल्दो नो लॉन्गर सूटेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया, अब ये गोनोरिया के लिए सूटेबल नहीं है, जो हमने ऊपर पढ़ा के जो मेनिंजोकोकाई में और ग्राम नेगेटिव में भी ये यूज हो रही है, लेकिन इट रिमेन्स द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस। जो स्पाइरोचीट है, ट्रिपोनीमा पैलिडम है, उसके इन्फेक्शन के लिए स्टिल पेनिसिलिन जी इज द ड्रग ऑफ चॉइस एंड दैट्स एन एमसीक्यू। एक्टिविटी अगेंस्ट एंटेरोकोकाई इज एनहांस्ड बाय को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। या आप अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में भी पढ़ेंगे कि अगर जब हम अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और पेनिसिलिन इकट्ठी देते हैं तो एंटेरोकोकाई के अगेंस्ट एक्टिविटी बढ़ जाती है। Penicillin V is the second drug among narrow spectrum penicillinase susceptible agents and it is an oral drug used mainly in oropharyngeal infections। ठीक है, oropharyngeal infections में हम V यूज करते हैं, penicillin V। ठीक है, then we have very narrow spectrum penicillinase resistant drugs। अब ये भी नैरो स्पेक्ट्रम है, बहुत ज्यादा नैरो स्पेक्ट्रम है और पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट है, यानी चाहे बैक्टीरिया के पास बीटा लैक्टमेज है ये उससे ससेप्टेबल नहीं है। ऑल्दो दे आर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स स्टिल दे आर नॉट ससेप्टेबल टू दैट एंजाइम। इसमें हमारे पास आती है मैथिसिलिन, नैप्सिलिन एंड ऑक्सेसिलिन। मैथिसिलिन जो है प्रोटोटाइप है लेकिन अब यूज नहीं की जाती ड्यू टू नेफ्रोटॉक्सिक पोटेंशियल, किडनीज के लिए डैमेजिंग होती है, अब हम यूज नहीं करते। नैप्सिलिन और ऑक्सेसिलिन अब भी यूज होती है और किन डिजीजेस की ट्रीटमेंट में, स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शंस में। ठीक है, और मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफ ऑरियस जिसको हम एमआरएसए कहते हैं, मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफ एपिडर्मिटिस है, ये सारी पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट हो चुके हैं और बहुत सारी ड्रग्स से रेजिस्टेंट हो चुके हैं। तो हम इनके लिए अभी हमारे पास एक दो ड्रग्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं, बट दे आर रेजिस्टेंट टू मोस्ट ऑफ द ड्रग्स। ठीक है, सो ये वेरी नैरो स्पेक्ट्रम क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट एक्टिव है, जिसमें से भी अब ये बहुत सौ के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो चुके हैं। देन हमारे पास है वाइडर स्पेक्ट्रम पेनिसिलिनेज ससेप्टेबल ड्रग्स। First of all, we have ampicillin and amoxicillin. These drugs make up a penicillin subgroup that has a wider spectrum of antimicrobial activity than penicillin G, but ये penicillin is susceptible है। Their clinical uses include indications similar to penicillin G. Additional इसमें क्या है, एंटेरोकोकाई, लिस्टीरिया, ई कोलाई, प्रोटियस मेलाब्रिस, यानी कुछ नेगेटिव ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स। वाइडर स्पेक्ट्रम है ना ये, तो इसमें ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स ऐड हो गए हैं। प्रोटियस है, हिमोफिलस है, मोरिक्सेला है, ये जो है हम ये भी इसमें यूज कर सकते हैं, बट इसमें भी कुछ ड्रग्स में रेजिस्टेंट है। When used in combination with inhibitors of penicillinases like clavulanic acid, tazobactam, sulbactam, इन ड्रग्स के साथ जब हम इसको यूज करेंगे तो फिर इनकी एक्टिविटी काफी ज्यादा हो जाती है। क्यों ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ये पेनिसिलिनेज या बीटा लैक्टमेज को इनहिबिट कर देंगे जो इनको डिग्रेड करा था। इन एंटेरोकोकल एंड लिस्टीरिया इन्फेक्शंस एम्पिसिलिन इज साइनर्जिस्टिक विद अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। यही हमने बात पहले भी पढ़ी कि एंटेरोकोकल इन्फेक्शंस में पेनिसिलिन आर साइनर्जिस्टिक विद अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, दैट्स आल्सो एन एमसीक्यू। ठीक है, उसके अलावा ये एक डायग्राम बनी हुई थी जिसमें मैंने दिखाया कि ये पेप्टाइडोग्लाइकन है, ये जो है ये पोरिंग्स हैं सेल वॉल के अंदर जहाँ से गुजर के ड्रग ने आना है, नीचे आएगी पेप्टाइडोग्लाइकन को क्रॉस करेगी और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है लगे हुए हैं प्लाज्मा बाइंडिंग पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स हैं जो यहाँ पर जब ड्रग आके बाइंड करती है उसको तोड़ देते हैं, उसको क्लीव कर देते हैं। ठीक है, सो ये आपका जो था एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन से रिलेटेड था। उसके बाद है पिपेरासिलिन एंड टिसारसिलिन। दीज ड्रग्स ये भी वाइडर स्पेक्ट्रम है, पेनिसिलिनेज ससेप्टेबल है, इनको भी हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं क्लैवुलानिक एसिड और टेजोबैक्टम वगैरह के साथ। क्यों यूज करते हैं, एक्टिविटी बढ़ जाए और रेजिस्टेंस खत्म हो जाए।
These drugs have activity against several gram negative rods. अब ये ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट ज्यादा एक्टिव है। कौन कौन से ग्राम नेगेटिव? सूडोमोनास है, एंटीरोबैक्टर है और क्लेप्सिला है। मोस्ट ड्रग्स इन दिस सबग्रुप हैव synergistic actions with amino glycosides. The penicillin and tetracycline are susceptible to penicillinases and are often used in combination with penicillinase inhibitors to enhance their activity. ये हमारी सारी ड्रग्स की डिस्कशन होगी कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट कौन सी ड्रग एक्टिव है, कौन सी रेजिस्टेंट है। अब हम आ जाते हैं टॉक्सिसिटी पे। टॉक्सिसिटी पे आपने ये 2 से 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो पेनिसिलिन से एलर्जी होती है, पेनिसिलिन नेफ्रोटॉक्सिक होती है, ठीक है, और जीआईटी डिस्टर्बेंसेस कॉज करती हैं। यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है। एलर्जिक रिएक्शंस में अर्टिकेरिया है, स्किन इन्फेक्शन, स्किन एलर्जी, सीवियर प्रोलाइटिस यानी बहुत ज़्यादा खारिश होना, फीवर, जॉइंट स्वेलिंग, हीमोलिटिक एनीमिया होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है। नेफ्राइटिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे कहते हैं कि आपने याद क्या रखना है इन सारों में, एलर्जी याद रखनी है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, हीमोलिटिक एनीमिया, नेफ्रोटॉक्सिसिटी और जीआई डिस्टर्बेंसेस, ये लाजमी याद होने चाहिए। जीआई डिस्टर्बेंसेस तो तकरीबन सारी एंटीबायोटिक्स में होते ही हैं, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, वो आप सब में लिख सकते हैं, बट ये वाले लाजमी याद रखने हैं। अबाउट 5 to 10% ऑफ पेशेंट्स विद अ हिस्ट्री ऑफ पेनिसिलिन रिएक्शन, उनको एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है जब आप उन्हें पेनिसिलिन देते हैं। सो पेनिसिलिन देने से पहले पेनिसिलिन पैच टेस्ट होता है, स्किन पे हम थोड़ा सा चेक करते हैं पेशेंट सेंसिटिव तो नहीं है पेनिसिलिन से, ठीक है। मैथिसिलिन कॉजेज इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस किडनीज के अंदर, एंड नाफ्सिलिन इज एसोसिएटेड विद न्यूट्रोपीनिया। मैथिसिलिन तो इस वजह से अब हम यूज ही नहीं करते, नाफ्सिलिन से न्यूट्रोपीनिया होता है, तो हम उसको जो है वो साथ में जरूर माइंड में रखते हैं। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स इंक्लूड डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स ऑफ पेनिसिलिन सच एज पेनिसिलोइक एसिड, यानी कि पेनिसिलिन के अंदर ना जब ये डिग्रेड होती है ना, तो ये वाला कंपाउंड बनता है और ये कंपाउंड एंटीजेनिक होता है, इसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी इनिशिएट होती है। कंप्लीट क्रॉस एलर्जेनिसिटी बिटवीन डिफरेंट पेनिसिलिन शुड बी अज्यूम, यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी को एम्पिसिलिन से एलर्जी है तो हो सकता है उसको फिर पैरासिलिन से भी हो, तो आपने हमेशा ज़हन में रखना है कि उसको फिर सारी ही पेनिसिलिन से एलर्जी होगी। और समटाइम्स तो ऐसा होता है पेनिसिलिन से एलर्जी है तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्योंकि सेफलोस्पोरेंस का भी सेम है, तो पेशेंट उससे भी यूजुअली एलर्जिक ही होता है। एम्पिसिलिन frequently causes maculopapular skin rash that does not appear to be an allergic reaction, ठीक है, तो ये एक एडिशनल उसका है एलर्जीज के अंदर ही। GI डिस्टर्बेंसेस में नोजिया, डायरिया, वॉमिटिंग में अक्सर विद ओरल डोजेस स्पेशली विद एम्पिसिलिन। GI अपसेट्स में भी कॉज्ड बाय, अब वजह क्या है GI अपसेट होने की? एक तो ये डायरेक्ट टैबलेट जाके GI म्यूकोजा को इरिटेट कर रही है, सेकेंडली जब एंड बाय ओवर ग्रोथ ऑफ ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स और यीस्ट। एम्पिसिलिन हैज बीन इम्प्लिकेटेड इन सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। अभी हम इसको डिटेल से आपने माइक्रो में पढ़ा होगा कि एंटीबायोटिक ओवर यूज से नेचुरल फ्लोरा डिस्टर्ब होता है और अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स को मौका मिल जाता है ग्रो करने का। वन ऑफ देम इज क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल जो कि सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कॉज करता है। दैट्स ऑल अबाउट पेनिसिलिन। अब मैं आपको निमोनिक्स बता देती हूँ उसके लिए, ठीक है। आपने जो हमने पढ़ा कि जब डिफरेंट ड्रग्स ये जो हमने इसमें पढ़ी हैं, दिस इज फॉर एम्पिसिलिन एंड अमोक्सिसिलिन, इसको आपने याद रखना है MS हेल्प, ठीक है, MS हेल्प। M से मोरिक्सेला, S से स्ट्रेप्टोकोकाई, H से इन्फ्लुएंजा, E से इकोलाई, L से लिस्टेरिया एंड P से प्रोटियस मिराबिलिस, ठीक है, ये आपने इस तरह से याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं, इसके एडवर्स इफेक्ट्स तो इजीली याद हो जाते हैं। N से नाफ्सिलिन, N से न्यूट्रोपीनिया, एक तो ये याद रहना है। मैथिसिलिन का आपको वैसे याद रहना चाहिए कि वो कितनी टॉक्सिक है, नेफ्रोटॉक्सिक है और वो अभी यूज नहीं होता, ठीक है। और अगर एक सिनेरियो यूजुअली पूछा जाता है कि अगर सारी पेनिसिलिन मोस्टली किडनी से एक्सक्रीट होती है ना, तो अगर कोई पेशेंट जिसकी रीनल फेलियर में है, ये रीनल इनसफिशिएंसी है, क्या उसके अंदर आप पेनिसिलिन दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो कौन सी दे सकते हैं? तो फिर उसमें आपने बताना है कि फिर उसमें हम नाफ्सिलिन और ऑक्सासिलिन को जो है वो चूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो किडनी से एक्सक्रीट नहीं होती, वो बाइल में एक्सक्रीट होती है, ठीक है। ये एक जो है इसका सिनेरियो में आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है, ठीक है। उसके अलावा ऐसा जिसकी कोई एडिशनल चीज़ नहीं है। बाकी आपको जो मैंने साथ चीज़ें बताई हैं, प्रोबेनिसिड वाली बात इंपॉर्टेंट है, क्लैविलोनिक एसिड, टेजोबैक्टम, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, ये रीनल इनसफिशिएंसी वाली जो मैंने बताई है ये बात इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर पेनिसिलिन। नाउ वी विल डू सेफलोस्पोरिन्स। सेफलोस्पोरिन्स इज अगेन अ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो कि सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है द सेफलोस्पोरिन्स। अब हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले है क्लासिफिकेशंस।
The cephalosporins are derivatives of 7-amino-cephalosporanic acid and contain the beta-lactam ring structure. Many members of this group are in clinical use. They vary in their antibacterial activity and are designated as, इसको हमने डिवाइड किया हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन ड्रग्स के ऊपर अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ देयर इंट्रोडक्शन इनटू क्लिनिकल यूज। यानी जो सबसे पुरानी ड्रग्स हैं वो फर्स्ट जनरेशन में आएंगी, फिर जैसे जैसे एडवांसमेंट्स आती गई, फर्दर डायग्नोज इन्वेंट होती गई, डिस्कवर होती गई, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमने इनको जो है वो जनरेशन वाइज अरेंज कर दिया। ठीक है, these generations also correspond loosely with extended gram negative coverage। इसमें मोस्टली आप देखेंगे सारी जनरेशंस में ना ग्राम नेगेटिव कवरेज यूजुअली है। So let's start with the pharmacokinetic properties. They are available for oral use, but most are administered parenterally. Cephalosporins with side chains may undergo hepatic metabolism, but major elimination mechanism इनका भी renal excretion है, और renal excretion में ये किस तरह से secrete होती है? Tubular secretion में, जैसे penicillin होती है। सेकेंडली आपने याद रखना है कि कुछ सेफलोस्पोरिन्स हैं जिनका हेपेटिक मेटाबॉलिज्म है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सेफोपैराजोन है, ये लिखेंगे सेफोपैराजोन एंड सेफ्ट्राइक्सोन। These two are excreted mainly in the bile. Most first and second generation cephalosporins do not enter the CSF even when the meninges are inflamed. फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन किसी भी सूरत में ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती, बाकी थर्ड और फोर्थ करती हैं, इसलिए हम उनको समटाइम्स मेनिंजाइटिस की ट्रीटमेंट में यूज कर लेते हैं। ये होगी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज। इसमें से भी ये वाली फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन वाली बात इंपॉर्टेंट है, और बाइल में एक्सक्रीशन वाली बात इंपॉर्टेंट है, और वो वही सिनेरियो आ सकता है जो नेफ्सिलिन और ऑक्सैसिलिन के लिए आया था। ठीक है, उसके बाद है जी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड रेजिस्टेंस। Cephalosporins bind to penicillin binding proteins on bacterial cell membranes to inhibit bacterial cell wall synthesis by mechanisms similar to those of penicillins, यानी सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। Cephalosporins are bactericidal, again ये भी बैक्टीरियासिडल हैं अगेंस्ट ससेप्टेबल ऑर्गेनिजम्स। स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस इनके क्या हैं? दे रेंडर देम लेस ससेप्टेबल टू पेनिसिलिनेसेस, यानी जो बीटा लैक्टमेसेस एंजाइम है दे आर less prone to be, these drugs are less prone to be damaged due to that enzymes as compared to penicillins. ठीक है, these enzymes are present in Staphylococci and many other bacteria, but many bacteria are resistant to the production of other beta lactamases that can inactivate cephalosporins. यानी वो जो पेनिसिलिन्स में पेनिसिलिनेसेस थे ना, वो थोड़े डिफरेंट टाइप के थे जिनसे बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंस करते थे। सेफलोस्पोरिन्स में एग्जैक्टली वो वाले इफेक्टिव नहीं है, बट इनकी अपनी थोड़ी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी चेंज करके ये न्यू उनकी वैरायटी प्रोड्यूस कर लेते हैं, जिससे फिर ये रेजिस्टेंस को जो है वो गेन कर लेते हैं। रेजिस्टेंस कैन ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम डिक्रीजेज इन मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी टू सेफलोस्पोरिन्स। अगेन मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी कम कर देंगे, जिससे ड्रग जो है वो वहाँ आकर बाइंड नहीं कर पाएगी, एंड फ्रॉम चेंजेस इन प्लाज्मा पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। अगेन उसका स्ट्रक्चर ऑल्टर कर सकते हैं, जैसे पेनिसिलिन्स में पढ़ा था। मैथिसिलिन रेजिस्टेंट सेफलोकोकाई और ऑल्सो रेजिस्टेंट टू सेफलोस्पोरिन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो क्रॉस रिएक्टिविटी, क्रॉस एलर्जी पेनिसिलिन और सेफलोस्पोरिन्स में बहुत कॉमन है, और यूजुअली जो ड्रग्स पेनिसिलिन, जो पेशेंट्स पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट है जिनके बैक्टीरिया, वो यूजुअली सेफलोस्पोरिन से भी रेजिस्टेंट होते हैं। तो हम यूजुअली इसको भी स्किप कर देते हैं उन पेशेंट्स में, और डायरेक्ट फर्दर क्लासेस में फिर हम जंप करते हैं। अब हम इनकी जनरेशन वाइज ड्रग्स की नेम्स और क्लिनिकल यूजेस पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स के अंदर वी हैव सेफाजोलिन एंड सेफालेक्सिन। ठीक है, इसमें से सेफाजोलिन पारेंट्रल में आती है, सेफालेक्सिन ओरल है। दे आर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ये ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट मेजरली एक्टिव है, बहुत कम ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी है। ठीक है, और कॉमन स्ट्रेप्टोकोकाई के अगेंस्ट एक्टिव है। मेनी स्ट्रेन्स ऑफ ई कोलाई एंड क्लेब्सिएला आर आल्सो सेंसिटिव। ये थोड़ा सा इसका ग्राम नेगेटिव कवरेज है। Clinical uses include treatment of infections caused by these organisms and surgical prophylaxis in selected conditions. These drugs have minimal activity against gram-negative cocci, जिसमें enterococci, methicillin-resistant staphylococci and most gram-negative rods इनके against इनकी activity नहीं है इन drugs की, first generation की particularly. ठीक है, सो अभी हमने फर्स्ट जनरेशन में पढ़ा मेजर एक्टिविटी ग्राम पॉजिटिव है, थोड़ी सी ग्राम नेगेटिव कवरेज है, और ऑर्गेनिजम्स आपने याद कर लेने हैं। सेकेंड जनरेशन ड्रग्स जिसमें सेफाक्लोर, सेफरॉक्सिम एंड सेफप्रोजिल आ रही है। इन ड्रग्स के अंदर दे हैव एक्टिविटी, दे स्लाइटली लेस एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव। अब जैसे जैसे आप नीचे मूव करेंगे ना जनरेशन में, ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी कम होती जाएगी, ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी बढ़ती जाएगी। अब इनमें ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी है बट लेस एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन, और ग्राम नेगेटिव थोड़ी ज़्यादा ऐड हो गई है। मार्क डिफरेंसेस इन एक्टिविटी अकर अमंग द ड्रग्स इन दिस सब ग्रुप। एग्जाम्पल्स क्या हैं जिसके इन्फेक्शंस को ये ट्रीट करती हैं ये वाली ड्रग्स? बैक्टेरोइडिस फ्रेजिलिस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। बैक्टेरोइडिस के अगेंस्ट बहुत सिलेक्टिव एक दो ड्रग्स याद रखनी है। वन ऑफ देम इज सेकंड जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स, जिसमें सेफोटिटान एंड सेफॉक्सिटिन आती है।
इन दोनों ड्रग्स को हम कंबाइंड सेफामाइसिन्स कहते हैं। दे आर द ओनली सेफलोस्पोरिन्स जिनकी एनएरोबिक ग्राम नेगेटिव रॉड्स के अगेंस्ट एक्टिविटी है, इंक्लूडिंग बैक्टीरियोइड्स। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और पास्ट प्रॉफ का एमसीक्यू है। लिपिनकॉर्ड के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज में भी ये मेंशन है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इन दोनों ड्रग्स को हम सेफलोमाइसिन्स कहते हैं, ठीक है। और ये बैक्टीरियोइड्स और एनएरोबिक ग्राम नेगेटिव रॉड्स के अगेंस्ट एक्टिव हैं। एनएरोब इज पर्टिकुलर हेयर। एंड साइनस एंड ईयर एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय एच इन्फ्लुएंजा एंड एम कैटेरालिस, और उसमें भी उन्होंने ड्रग्स मेंशन कर दी हैं। सेफामेंडोल है, सेफरॉक्सिम है, सेफाक्लोर है। इसमें ड्रग्स याद रखना मुश्किल हो जाएगा, आपने बस याद रखना है कि सेकंड जनरेशन में ये ड्रग्स आती हैं और ये ऑर्गेनिजम्स हैं। सो वो वाली ड्रग्स आप यूज़ कर सकते हैं उन ऑर्गेनिजम्स के लिए। और ये बैक्टीरियोइड्स का ये पर्टिकुलर याद रखना है, ये मैंने आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है थर्ड जनरेशन, उसमें आ जाती हैं जी सेफ्टेजिडीम, सेफोपेराजोन एंड सेफोटेक्सिन। इसमें भी ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी मजीद बढ़ गई है। मेजर एक्टिविटी ग्राम नेगेटिव है, थोड़ी सी ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी मिलेगी, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स जो दूसरी बीटा लैक्टम ड्रग से रेजिस्टेंट है उसके अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी है। एंड थर्ड जनरेशन ड्रग्स पेनिट्रेट द ब्लड ब्रेन बैरियर। फर्स्ट और सेकंड हमने पढ़ा नहीं कर सकते। और थर्ड जनरेशन में से भी दो एक्सेप्शंस हैं जो नहीं कर सकती ब्लड ब्रेन बैरियर, सेफोपेराजोन एंड सेफेक्सिम। ये भी एमसीक्यू है, ये बार बार पढ़ेंगे तो याद रहेंगी, पहली बार में ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी। मोस्ट आर एक्टिव अगेंस्ट प्रोविडेंशिया, सेरेशिया एंड बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन्स ऑफ एच इन्फ्लुएंजा, Neisseria, and they are less effective against Enterobacter strains that produce extended spectrum beta lactamases। यानी ये कह रही है मोस्टली बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन्स के अगेंस्ट ये एक्टिव है ड्रग्स, बट वो वाले एंटीरोबैक्टर की स्पीशीज जो बहुत ज़्यादा बीटा लैक्टमेजेस की स्ट्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी उनको भी चेंज करते रहते हैं, तो उनके अगेंस्ट एक्टिविटी नहीं है थर्ड जनरेशन ड्रग्स की। सेफ्ट्राइक्सोन एंड सेफोटेक्सिम आर करंटली द मोस्ट एक्टिव सेफलोस्पोरिन्स अगेंस्ट पेनिसिलिन रेजिस्टेंट न्यूमोकोकाई। यानी जो स्ट्रेप न्यूमोनी जो पेनिसिलिन से ट्रीट नहीं होता, उसमें फिर हम जो है वो सेफ्ट्राइक्सोन और सेफोटेक्सिम आर वेरी एक्टिव नाउअडेज, बट कुछ पेशेंट्स में इसमें भी रेजिस्टेंस रिपोर्ट की गई है। इंडिविजुअल ड्रग्स ऑल्सो हैव एक्टिविटी अगेंस्ट सूडोमोनास, उसमें सेफोपेराजोन है, सेफ्टाजिडीम है, एंड बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस, सेफ्टिजोक्सिन, ठीक है। ड्रग्स इन दिस सब क्लास शुड यूजुअली बी रिजर्व फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस इन्फेक्शन, ठीक है। सो हमें ये ड्रग्स सीरियस इन्फेक्शंस के लिए रिजर्व्ड हैं यूजुअली। सेफ्ट्राइक्सोन एंड सेफेक्सिम करंटली ड्रग्स ऑफ चॉइस इन गनोरिया आर एक्सेप्शंस, जो कि बहुत कॉमनली यूज हो रही हैं आजकल। सो ये भी एमसीक्यूज है कि गनोरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। सिफिलिस के लिए क्या थी, इफ़ यू कैन रिमेंबर, अमंग पेनिसिलिन्स इज पेनिसिलिन जी, और गनोरिया के लिए वो रिकमेंडेड नहीं है। ड्रग ऑफ चॉइसेस सेफ्ट्राइक्सोम एंड सेफेक्सिम, ठीक है। लाइकवाइज इन एक्यूट ओटाइटिस मीडिया अ सिंगल इंजेक्शन ऑफ सेफ्ट्राइक्सोन इज यूजुअली एज इफेक्टिव एज अ 10-day कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट विद एमॉक्सिसिलिन। तो उसमें भी कौन सी इफेक्टिव है, सेफ्ट्राइक्सोन एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में। उसके बाद है फोर्थ जनरेशन ड्रग्स, उसमें सेफीपाइम है। इट इज मोर रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टमेजेस प्रोड्यूस्ड बाय ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग एंटीरोबैक्टर, हीमोफिलस, निजेरिया एंड सम पेनिसिलिन रेजिस्टेंट नीमोकोकाई। इसको सेफीपाइम कंबाइंस द ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी ऑफ फर्स्ट जनरेशन एजेंट्स विद अ वाइडर ग्राम नेगेटिव स्पेक्ट्रम ऑफ थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स। यानी इसमें भी ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी ज्यादा है, ठीक है, बट जो है वो इसमें थोड़ी सी ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी है फर्स्ट जनरेशन की और ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी ज़्यादा है थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स की। सेफ्टारोलीन की एक्टिविटी है अगेंस्ट इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय एमआरएसए। तो पूछा जाता है एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। लिपिनकॉर्ड में ना इसका टेबल बना हुआ है, उसमें उससे बड़ा अच्छा याद रह जाता है। अब ये नोट कर लीजिएगा अपनी बुक पे साथ साथ जो मैं चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। कौन सी ड्रग है, कौन सी ड्रग्स हैं कि कौन सी ड्रग्स हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन नहीं कर सकती, बट बुक में नहीं लिखा हुआ, बट आपने याद रखना है सेकंड जनरेशन में से एक ड्रग है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है, एंड दैट इज सेफरॉक्साइन, ठीक है, सेफरॉक्साइन सोडियम। ऑलराइट, उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ड्रग जो है वो कौन सी ड्रग्स हैं सेफलोस्पोरिन्स में से जो क्रॉस कर सकती हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को। तो थर्ड जनरेशन वाली सबसे अच्छी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं, और मेनिंजाइटिस की ट्रीटमेंट में हम लोग ये ड्रग्स यूज करते हैं। कौन कौन सी ड्रग्स, सेफोटेक्सिम, सेफ्टाजिडीम और सेफ्ट्राइक्सोन। दे आर वेरी गुड ड्रग्स फॉर मेनिंजाइटिस बिकॉज दे कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, और वो आपने पीछे से देख लेना है थर्ड जनरेशन में से कौन सी दो ड्रग्स हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती। उसके बाद एमसीक्यू आता है कि जी कौन सी ड्रग्स हैं थर्ड जनरेशन में से जो PRS
एसपी यानी पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोनीमोनी के अगेंस्ट एक्टिविटी रखती हैं। सो दैट इज सेफ्ट्राइक्सोन। ठीक है, ये भी हमने ऊपर पढ़ा है। निजेरिया गोनोरी के अगेंस्ट किसकी एक्टिविटी है? ड्रग ऑफ चॉइस इज सेफ्ट्राइक्सोन। ये भी एमसीक्यू है। सूडोमोनास के अगेंस्ट कौन सी एक्टिव है? सेफ्टाजिडीन। ये भी यहाँ पर लिखा हुआ था, ये भी एमसीक्यू है। सेफ्टाजिडीन इसमें पूछी जाती है। सो सेफ्टाजिडीन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सूडोमोनास। उसके बाद ये एमसीक्यू आता है एमआरएसए के अगेंस्ट। एमआरएसए का बहुत वाइवा में सवाल आता है, एमआरएसए के अगेंस्ट कौन कौन सी ड्रग्स हम यूज कर सकते हैं। सो आपने इनकी सारी, जब ये पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे ना, मैं आपको तब भी बता दूंगी। वैसे आपने साथ साथ भी याद रखना है। अभी तक हमने जो एमआरएसए के अगेंस्ट पढ़ी है ना, उसमें यही है, सेफ्टारोलीन हमने पढ़ी है। ठीक है, सेफ्टारोलीन जो है ना, बेसिकली इट इज एडवांस जनरेशन है। ये 4th जनरेशन में यहाँ पर लिखी है, बट लिपिनकॉर्ट में इसको एडवांस जनरेशन कहा गया, बट आप इसको एज 4th जनरेशन याद रख सकते हैं। ठीक है, और सूडोमोनास के अगेंस्ट एक तो सेफ्टाजिडीन मैंने बता दी, दूसरी सेफीपीन, ये भी सूडोमोनास के अगेंस्ट एक्टिव है। ये दोनों ड्रग्स, अगर सूडोमोनास के लिए ड्रग्स आती है तो ये दोनों लिखनी है आपने। ठीक है, और ये एग्जामिनर को बतानी है। ठीक है, ये एमसीक्यूज पूछे जाते हैं अमंग द क्लिनिकल स्पेक्ट्रम ऑफ सेफलोस्पोरिन्स। उसके बाद जी सेफलोस्पोरिन्स के अब हम करेंगे टॉक्सिसिटी और इसके एडवर्स इफेक्ट्स। एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी इसकी बिल्कुल सेम है जैसे जो है वो उसमें थी पेनिसिलिन में, सेम रीजन है। ठीक है, और अच्छा एक और क्वेश्चन है सिनेरियो रिलेटेड कि अगर कोई नियोनेट आता है आपके पास और मेनिंजाइटिस के साथ वो आया है तो आपने उसको कौन सी ड्रग देनी है। तो अगर कोई नियोनेट आया है तो आपने उसको सेफ्ट्राइक्सोन नहीं देनी। मैंने आपको बताया ना, मेनिंजाइटिस के लिए 3rd जनरेशन हम देते हैं। 3rd जनरेशन में से भी सेफोटेक्सीम, सेफ्टाजिडीन और सेफ्ट्राइक्सोन मैंने आपको बताई। उसमें से जो बच्चा अगर नियोनेट कोई आया है ना, तो उसको आपने सेफ्ट्राइक्सोन नहीं देनी, सेफोटेक्सीम देनी है। सेफ्ट्राइक्सोन की CSF पेनिट्रेंस सेफोटेक्सीम से थोड़ी कम है, तो सेफोटेक्सीम विल बी गिवन टू द नियोनेट। ठीक है, और दूसरी रीजन ये है कि सेफ्ट्राइक्सोन जो है बच्चों में, सेफ्ट्राइक्सोन चूंकि बाइल से एलिमिनेट होती है, बच्चों में लिवर की डेवलपमेंट नियोनेट के अंदर पर्टिकुलरली उतनी नहीं हुई होती, अभी एंजाइम्स डेवलप हो रहे होते हैं, सो उसकी एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं होगी। सो दैट्स वाई आपने जो है वो उसको वो वाली ड्रग देनी है जो बाइल से ना एक्सक्रीट होती है, जो किडनी से एक्सक्रीट होती है। सो हम सेफोटेक्सीम को प्रेफर करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जी आपने याद रखने हैं जी, आप cephalosporins are the drug of choice for meningitis। सेफ्ट्राइक्सोन और ये सेफोटेक्सीम दे आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर meningitis। अच्छा, उसके बाद जी आपको मैं निमोनिक भी बताती हूँ कि आपने किस तरह से याद रखना है। एडवर्स इफेक्ट्स इसके ऑलमोस्ट सेम है। एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी है। सेफलोस्पोरिन्स कॉज अ रेंज ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस फ्रॉम स्किन रैशेस टू एनाफाइलेक्टिक शॉक। दीज रिएक्शंस अकर लेस फ्रीक्वेंटली विद सेफलोस्पोरिन्स देन विद पेनिसिलिन्स। पेनिसिलिन्स के साथ ज्यादा होते हैं। कंप्लीट क्रॉस हाइपर सेंसिटिविटी भी आपने जो है वो ज़हन में रखनी है कि अगर जिसको पेनिसिलिन से है उसको सेफलोस्पोरिन से भी होती है अक्सर, और डिफरेंट अगर एक सेफलोस्पोरिन से है तो दूसरी बाकी ड्रग से भी हो सकती है। उसके बाद जो क्रॉस रिएक्टिविटी बिटवीन पेनिसिलिन एंड सेफलोस्पोरिन इज इनकम्प्लीट बट डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स में जो है वो देखी गई है। सो पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट्स आर सम टाइम ट्रीटेड सक्सेसफुली विद द सेफलोस्पोरिन्स, बट हम आजकल सेटिंग्स में ये रिस्क नहीं लेते। हाउएवर पेशेंट्स विद द हिस्ट्री ऑफ एनाफाइलेक्सिस टू पेनिसिलिन शुड नॉट बी ट्रीटेड विद सेफलोस्पोरिन्स। तो हम रिस्क जो है वो नहीं लेते, जैसे मैंने बता दिया। उसके बाद में जी सभी अदर एडवर्स इफेक्ट्स, उसमें सेफलोस्पोरिन्स में कॉज पेन एट इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट्स एंड फ्लेबाइटिस यानी वेन की इन्फ्लेमेशन हो सकती है आफ्टर IV एडमिनिस्ट्रेशन। द मे इंक्रीज इन नेफ्रोटॉक्सिसिटी ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स यानी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं और सेफलोस्पोरिन्स में। सो जब आप इनको कॉन्करेंटली देंगे ना तो क्या होगा, दे कैन एग्रीवेट द नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ड्रग्स और पेनिसिलिन का और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का साइनर्जिस्टिक इफेक्ट था, बट यहाँ पर आकर क्लैश आ रहा है, सेफलोस्पोरिन्स और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का एंटेगनिस्टिक इफेक्ट है। अच्छा, ड्रग्स कंटेनिंग अ मिथाइल थायोटेट्राजोल ग्रुप लाइक दीज ड्रग्स may cause hypoprothrombinemia and disulfiram like reactions with ethanol। disulfiram like reaction is very important for cephalosporins। यहाँ पर उसको एक्सप्लेन नहीं किया, वो मैं आपको बता देती हूँ disulfiram like reaction क्या होता है। नॉर्मली जब अल्कोहल लेते हैं ना जो पेशेंट्स, अल्कोहल का आपकी बॉडी में लिवर के अंदर एक तो मेटाबॉलिज्म होता है, और वो कैसे होता है कि सबसे पहले लिवर हमारा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की मदद से अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, और फिर एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज की मदद से उस एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करता है। अब जो पेशेंट्स सेफलोस्पोरिन्स ले रहे होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि सेफलोस्पोरिन्स जो हैं वो आपके एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। जब उसको इनहिबिट कर देंगे तो एल्डिहाइड से एसिड नहीं बनेगा, और वो जो एल्डिहाइड है ना वो एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, एंड दैट एल्डिहाइड इज टॉक्सिक।
ठीक है, टॉक्सिक मेटाबोलाइट है, टॉक्सिक अल्कोहल मेटाबोलाइट है, एंड द रिजल्टिंग बिल्डअप ऑफ एसिटाल्डिहाइड दैट लीड्स टू वेरी टॉक्सिक इफेक्ट्स इन द पेशेंट टेकिंग अल्कोहल कॉन्करेंटली विद दी सेफलोस्पोरिन्स। तो हम हिस्ट्री लेते हैं, अगर कोई पेशेंट अल्कोहल ले रहा है तो उसकी या तो अल्कोहल स्टॉप करा दें या उसको कोई अल्टरनेटिव ड्रग दे दें जिसका डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन ना हो। इसको हम कहते हैं डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन विद इथेनॉल। दैट्स ऑल अबाउट सेफलोस्पोरिन्स। ठीक है, इसके अंदर जी निमोनिक्स यही है जो आप, निमोनिक्स एज सच नहीं है क्योंकि सेम ही है, इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी पेनिसिलिन जैसे हैं। एडिशनल एडवर्स इफेक्ट्स में पेन है, फ्लेबाइटिस है और डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन है। बाकी ये भी नेफ्रोटॉक्सिक है, ये भी हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी सेम है, ड्रग्स के नाम और उनकी जो स्पेक्ट्रम है वो डिफरेंट है, वो आपने याद करना है। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करेंगे अदर बीटा लैक्टम ड्रग्स, जिसमें सबसे पहले हम लोग मोनोबेक्टम और कार्बापेनम्स डिस्कस करेंगे और फिर हम बाकी ड्रग्स की तरफ जाएंगे।